देखो प्रॉब्लम नंबर 4 को देखो, बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी आपको, चलो खैर दिख तो रही है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपसे कह रहा है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको बायो-सेवर्ट बताना और उसका वेक्टर फॉर्म, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है ओडी 17 के अंदर। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या था? बायो-सेवर्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैं आपको करंट एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास करंट एलिमेंट है और इसकी जो आपने इस एलिमेंट की मैंने लेंथ ले ली DL, और इसके निचले वाले पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट अस सपोज कि P जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसकी यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर। DL और R के बीच में एंगल लेट अस सपोज कि थीटा बन रहा है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से I करंट पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट उसने ये कहा था कि इस DL एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें पास होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट एलिमेंट जिसको IDL कहते हो, ये करंट एलिमेंट कहलाता है IDL। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच बनने वाले एंगल की साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा जो ये हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीन चीज़ें ये हो गई। चौथी चीज़ ये हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट एलिमेंट से इस पोजीशन वेक्टर के P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन सबको मिलाओगे तो ये हो जाएगा DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया गया, DB हो चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, और ये हो गया IDL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टकला नहीं टेस्ला, ध्यान से DB ये आ चुका है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म देखोगे तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए वेक्टर फॉर्म इसका ये लिखा हुआ है, यहाँ पर DL क्रॉस R आ जाता है, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। जब ऊपर वेक्टर लग जाता है R के साथ तो नीचे R का क्यूब आ जाता है। ठीक है, R का क्यूब आ जाता है। डायरेक्शन का पता लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग भी या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। और ये जो प्लेन है DL और R का, इसके जस्ट परपेंडिकुलर निकल कर आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ध्यान से DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। अगर लेट अस सपोज कि ये DL वेक्टर है और ये R वेक्टर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जस्ट परपेंडिकुलर आएगी। अब परपेंडिकुलर कैसे बना के दिखाएं यार, ये तो प्लेन है, प्लेन के अंदर 3D कैसे बनाएंगे? दो इस तरह से बना देते हैं। लेट अस सपोज कि ये DL है और ये आपके पास R वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर होगा DL क्रॉस R। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग DL की तरफ को, DL क्रॉस R है तो DL की तरफ को अपनी फिंगर्स को ओपन करना, जो ओपन फेस है वो उधर को लेकर जाना है जिधर को, जिसके साथ आप क्रॉस कर रहे हो। तो DL का R के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो DL ये है R के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग भी देखो, पेंच के नियम घुमाओगे DL से R की तरफ को तो इस तरह से घूमेगा तो नीचे को आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1000 तरीके समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है ये।